फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे थे सी टेट का सितंबर 2016 का हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस या और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, देख लिया था कौन कौन क्वेश्चन है, उस पर विस्तृत हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब आते हैं हिंदी देखते हैं क्या है, क्या दिया है पहले कि परीक्षार्थी प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। तो यहाँ पे आपको भाषा का विकल्प चुनना रहता है। इंग्लिश भाषा चुन सकते हैं, उर्दू भी चुन सकते हैं, संस्कृत भी चुन सकते हैं और हिंदी भी चुन सकते हैं। तो अगर आपने विकल्प ए पहले अपनी मातृभाषा हिंदी को चुना है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अंग्रेजी चुना है तो यहाँ पर अंग्रेजी का जो पेपर है वो आप पहला जो दिया रहता है यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लिखा रहता है इसको ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प कौन सा चुना है। आपने हिंदी चुना है कि संस्कृत चुना है कि उर्दू चुना है कि इंग्लिश चुना है। तो अब आप इसका आंसर देंगे, नहीं तो आपका आंसर सारा गलत हो जाएगा। आप पूछा कुछ और सेक्शन का है और आंसर आप कुछ और सेक्शन में देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों कौन कौन है। प्रश्न संख्या 91 से 99 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। आपको गद्यांश पढ़ना है। ये गद्यांश है, एक होता है पद्यांश और एक होता है गद्यांश। गद्यांश में स्टोरी टाइप का रहता है और पद्यांश में कोई कविता रहती है, कविता की पंक्तियाँ रहती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या होता है, वो लघु उद्योग है। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों में ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी, विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा गया है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत में बड़ी बड़ी मशीनों की फैक्ट्रियां लगवाने लगे, तो महात्मा गांधी ने विरोध किया था कि इस तरह जो है कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा। तो क्या है, उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ में लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। अब यहाँ पर जो है पैरा देकर, गद्यांश देकर, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन इसने पूछा है इसका आंसर जो है ABCD है। ये आंसर इसी पैरा में से ही आना चाहिए। अपने मन से आप कुछ नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, एकदम इम्पोर्टेंट ध्यान है। अपने मन से अगर आपको जो सही लगेगा आप नहीं लगा सकते हैं। यहाँ ये बॉन्डिंग है कि आपको इसी पैरा में से ही आंसर देना है। अगर अपने मन से आप आंसर लगाएंगे तो केस लड़ते रह जाएंगे कि यही सही होगा, यही सही होगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अदालत मानेगा कि नहीं आप गलत हैं। जितना इस पैरे में दिया है उसी में से आंसर खोज कर यहाँ लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जा सकता है।
कौन कौन है कि जो कम साधनों में शुरू किए जा सकते हैं, या जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित कर सकता है, या जिनसे अल्प लाभ मिलता है, या जो अल्प अवधि तक चलते हैं। तो यहाँ पे दिया था, हम लोगों ने देखा था कि इसके लिए क्या आता है कि वो जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं वो होता है लघु उद्योग। अभी हमने पैरा में पीछे पढ़ा है कि जो कम साधनों से, तो उसको कहते हैं लघु उद्योग। यहाँ पे हम लोग देखा है। आगे देखते हैं क्या है। मशीनीकरण से तात्पर्य है, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनीकरण से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है कि मशीनों की अधिकाधिक खरीद। मशीनीकरण का मतलब है कि मशीनों की बहुत ज़्यादा खरीद करेंगे तो मशीनीकरण होगा, या मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। मशीनीकरण का मतलब है कि मशीनों का हम क्या करेंगे, बहुत अधिक उपयोग करना है, या बहुत ज़्यादा मशीनें खरीद लेंगे, या मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, या मशीनों को बनाना शुरू करेंगे, ये है मशीनीकरण। या मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी कि उपलब्ध मतलब आराम से वो ईजी हमको उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस पैरा में जो दिया है, तो पैरा में इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि मशीनों का अधिकाधिक क्या होगा उपयोग करने से क्या हो रहा है, लघु उद्योग जो है वो घट रहे हैं। मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होगा, आदमी का जो है पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, मशीन को कम पैसा देना पड़ता है। देखा ही आपने कितना जगह कितना चीज़ का आजकल मशीनीकरण हो गया है। अब आते हैं 93। लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा था? एकदम सही। ये जब अभी हम लोगों ने पढ़ा है तुरंत मुझे तो याद हो गया है, मैं तो पैरा भी देखने नहीं जाऊंगी। कि समय का सदुपयोग किया जा सके, ये होता है मशीनी लघु उद्योग को अपना प्रश्रय मतलब कि उसको प्रोत्साहन देना। किसानों की बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, या मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, या लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो लघु उद्योग क्या किया जाता है, लघु उद्योग द्वारा लोग जो है अपने क्या होते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं। यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा आत्म नंबर। समय का सदुपयोग क्या है, रेडियो सुनकर गाना सुनकर भी अपना कर सकते हैं। किसान को जो है फुर्सत मिलने के लिए क्या करना, मशीन लगाना थोड़े, लघु उद्योग लगाना थोड़े नहीं है। या मशीनीकरण का विरोध, ये कोई टॉपिक नहीं है। ये है कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पैरा पढ़े हैं, पैरा में आत्मनिर्भर शब्द है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्योग को प्रश्रय देने के लिए गांधी जी ने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग या धंधे का महत्व क्यों बढ़ जाता है? जैसे क्यों बढ़ जाता है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन अपने मन से आपको नहीं लगाना है, ऑप्शन में आपको वही लिखना है जो इस पैरा में दिया है। क्या है ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन देखिए कि क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है इसलिए उद्योग धंधों का महत्व बढ़ जाता है, या क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है इसलिए लोगों का काम धंधा बढ़ जाता है महत्व, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। नहीं, ये तो गलत है। क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है। यहाँ सबसे सटीक उत्तर है क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले संख्या में लोग ज़्यादा हैं। ये जो है 94 का डी होगा। देखिए तो क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोगों की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ उद्योग धंधों का महत्व बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ पे है कि क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। ये सबसे सटीक उत्तर लग रहा है। ये भी नहीं होगा मशीनीकरण, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे कम पूंजी वाला संख्या अधिक संख्या में है तो इससे क्या लघु उद्योगों का महत्व क्यों बढ़ेगा? लोग कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, केवल कम पैसा है तो आपका लघु उद्योग कैसे बढ़ जाएगा? जब आपको काम की ज़रूरत होगी तभी तो लघु उद्योग बढ़ेगा। तो ये आंसर होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या है देखिए। विषमता का विपरीतार्थी शब्द है। विषमता का विपरीतार्थी मतलब होता है कि विपरीत अर्थ में। तो विषमता का मतलब होता है कि विषमता मतलब होता है कि समता नहीं रहे, जहाँ पर समानता नहीं रहे। तो समानता नहीं रहेगी तो उसका विपरीत अर्थ क्या होता है? यहाँ पे विपरीत अर्थ बोल रहा है तो विषमता का विपरीत अर्थ होता है समानता, और समानता होगी तो कहीं कहीं विषमता होगी। तो ये आंसर होगा आंसर नंबर सी।
और अगर पूछा जाता कि विषमता का क्या है कि उसका समानार्थी बताइए, तो आप लिखते असमानता। यहाँ पे पूछा गया है कि विषमता का विपरीत अर्थी है, तो ये है समानता। लेकिन क्वेश्चन के आंसर की में दिया है असमानता, क्वेश्चन के आंसर की में दिया है असमानता दिया है, तो मेरे ख्याल से समानता होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप ध्यान से देख लीजिए कि विपरीत अर्थी मतलब विलोम होता है, तो विलोम विषमता का होगा समता, विषमता का होगा समता। तो समता का कहीं दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में समता दिया ही नहीं है, दिया है समानता और असमानता। तो इसको थोड़ा डाउट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 96 है समृद्ध शब्द में भाव है। कौन शब्द में? समृद्ध शब्द में। समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है? धनी होने का, समर्थ होने का, रोजगार पाने का या खुशहाल होने का। समृद्ध होता है ना कि ये लोग, ये जो है व्यक्ति जो है पूरा समृद्ध है, सुखी है, समृद्ध है, तो इससे किस चीज़ का इसका क्या होता है? बोध होता है। तो ये समर्थ होने का बाद बोध होता है। क्यों समृद्ध मतलब समर्थ होता है? नहीं होगा। खुशहाल, समृद्ध मतलब खुशहाल है, जरूरी नहीं कि जो समृद्ध है वो खुशहाल भी हो, उसको तमाम तरह की परेशानियां भी हो सकती है। रोजगार पाने के लिए, जब कोई रोजगार पाता है तो समृद्ध हो जाता है? नहीं। धनी होने का, समृद्ध मतलब ये व्यक्ति बहुत समृद्ध है यानी कि धनी है, तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं 97 क्या है? अल्पता शब्द है, अल्पता शब्द है, यहाँ पे दिया है अल्प मतलब होता है थोड़ा, तो अल्पता क्या है? तो हम जैसे हम लोगों ने हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ा है, तो तद्भव जो होता है वो देसी जो होता है संस्कृत का जो होता है हिंदी रूपांतरण है, और तत्सम शब्द है शुद्ध संस्कृत शब्द है। तो अल्पता शब्द जो दिया है इससे पता चल रहा है कि ये तत्सम शब्द है। अगर रहता कि थोड़ा सा या कम रहता तो वो होता तद्भव, तो ये आंसर होगा ये अल्पता मतलब तत्सम शब्द। आप ध्यान देंगे तत्सम शब्द होगा, ये मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, जितने तत्सम शब्द होते हैं सारे के सारे शुद्ध संस्कृत में बोले जाते हैं। और अगर आपको इससे भी नहीं पकड़ पाएंगे तो आप कोई हिंदी या फिर कोई पौराणिक सीरियल देखिए या पौराणिक फिल्में देखिए, इतना शुद्ध हिंदी इतना बोलते हैं कि उससे ही आपका तत्सम रूप तैयार हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि माते आज्ञा दें कि मैं अपने शत्रु, ये सब जितने प्रयोग करते हैं। रामायण और महाभारत देखिए, रामायण महाभारत देखेंगे तो आपका तत्सम रूप एकदम कन्फर्म एकदम क्लियर हो जाएगा जितना सा तत्सम है। जैसे खाना रहता है या फिर आदेश कर बोलते हैं कि आज्ञा दीजिए, माता को बोलते हैं कि माते, पिताजी को बोला जाता है कि हे तात, तो आपका तत्सम रूप तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को सुनेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो आप क्या करिए, महाभारत या रामायण या फिर कोई भगवान शंकर का सीरियल है या फिर भगवान गणेश का सीरियल है, शनिदेव का सीरियल है, कोई भी सीरियल आप रेगुलर देखिए आपकी हिंदी कितनी तैयार हो जाती है तत्सम शब्द। अब आते हैं 98 क्या है? 98 है कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, यानी कि जो जितना दिया है शेष मतलब यहाँ दिए गए जितने सबसे अलग है, भिन्न मतलब अलग है। पहला है दिन रात, दूसरा है पशु पक्षी, तीसरा है भारी भरकम, चौथा है माता पिता। इससे बताना है कि कौन सा सबसे अलग है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बता रही हूँ कि यहाँ पे आप क्या देखेंगे। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं दिन रात, यानी कि दिन का क्या होता है? रात हो जाता है, ठीक है। दूसरा है पशु पक्षी, ये दोनों ठीक है, पशु है तो एक पक्षी है, ये विलोम है। भारी भरकम, तो भारी का विलोम भरकम होता है, भारी भरकम ये जो है अटपटा लग रहा है। माता पिता, ये भी सही शब्द है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें दिन रात, यहाँ एक चीज़ का हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। दिन का रात, पशु का पक्षी, माता जी का पिताजी, ये लेकिन भारी का विलोम भरकम तो नहीं होता है। तो इसका मतलब कि आंसर कौन सा सही है? आंसर सही है बी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप खुद बिना पढ़े, बिना थोड़ा सा दिमाग लगाकर, बिना प्रेशर के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं 99 गद्यांश के अनुसार
प्रश्रय शब्द का भाव है, प्रश्रय शब्द का क्या भाव है? तो यहाँ पे गद्यांश के अनुसार क्या भाव है? यहाँ पर है संरक्षण देना, संरक्षण देना, नियुक्ति करना, अनुमोदन करना या स्वीकृति देना। तो यहाँ पर नियुक्ति तो किया नहीं जा रहा है कुटीर उद्योग में, स्वीकृति भी नहीं दी जा रही है, तो अनुमोदन भी नहीं किया जा रहा है। क्या दिया रहा है? संरक्षण देना है कुटीर उद्योगों को, हमको प्रश्रय द्वारा क्या देना चाहिए? संरक्षण देना चाहिए। अब आते हैं 99 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 100 क्वेश्चन की ओर। पहले हम निर्देश देखते हैं। निर्देश क्या दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों 100 से 114 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब देखिए, पूरी पाठ्यचर्या में डैश 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 भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि पाठ्यचर्या में कौन सी भाषा की भूमिका को अनदेखा, मतलब वहाँ पे हमको रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? ए आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण या व्याकरण निर्माण। ऑप्शन ए है आकलन निर्माण, ऑप्शन बी है मूल्य निर्माण, ऑप्शन सी है ज्ञान निर्माण या ऑप्शन डी है व्याकरण निर्माण। पहले आप आंसर समझते हैं, इसका ऑप्शन समझते हैं। आकलन मतलब आकलन करना, बच्चों का आकलन का निर्माण करना। ज्ञान मतलब बच्चों को ज्ञान का निर्माण, ज्ञान देना। मूल्य निर्माण बच्चों के अंदर क्या लाना? मूल्यवर्धक, यानी कि क्या था MB हम पढ़ते हैं ना, मोरल वैल्यू। तो ये नैतिक मूल्य बच्चों के अंदर लाना की भूमिका जरूरी होती है। ये पढ़ाई के साथ साथ इनमें नैतिक मूल्य भी रहना चाहिए। तो मूल्य निर्माण सबसे का सटीक उत्तर है। व्याकरण निर्माण इतना जरूरी नहीं है जितना मूल्य निर्माण जरूरी है। तो ऑप्शन 100 जो है क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी मूल्य निर्माण। अब देखिए आते हैं, ये हिंदी पेडोलॉजी दिया है कि एक क्वेश्चन नंबर 101, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप एक प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक हैं तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, तो आप मान लीजिए सपोज दैट कि आप भाषा शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो क्या भूमिका रहेगी? क्या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, केवल कक्षा में जाएंगे और पुस्तक खुलवा देंगे, अच्छी तरह पढ़ा देंगे, किताब लाए हो, अच्छी तरह रखे हो, ये है? या बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, या फिर बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना? आप मान लीजिए हिंदी टीचर हैं तो आप क्लास में गए हैं तो बच्चों को पुस्तक अच्छे से रखे हो, पुस्तक का कवर लगाए हो, पुस्तक का होमवर्क कंप्लीट कर लिए हो, सारा कंप्लीट है, ये आप केवल देखेंगे? या बच्चों को क्या करेंगे? उनको हिंदी का विकास करने में, संस्कृत का विकास करने में, या उर्दू का विकास करने में, या इंग्लिश का विकास करने में आप तरह तरह के क्या करेंगे? अवसर जुटाएंगे। मतलब तरह तरह का बहाना उनको आगे बढ़ाने के लिए भाषा में आप उनको तरह तरह से बताएंगे कि चलो आज ये किया जाए, चलो आज वो किया जाए, जिससे बच्चों का क्या हो? विकास हो। किसका? भाषा क्षमता का। केवल बच्चों में क्या करें? कंपटीशन करा देंगे, चलो वाद विवाद तैयार करते हैं, नहीं, ये भी आंसर गलत होगा। और विद्यार्थियों को लाभ सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए चलो ये तैयार कर लो, सबसे ज़्यादा देखते हैं किसका अंक आता है, नहीं, यहाँ पे होगा सबसे सटीक आंसर होगा। सटीक आंसर क्या होगा? बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। आपको भाषा शिक्षक के नाते आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। अब पता है आपको मातृभाषा कौन सी होती है? वो भाषा जो बच्चा अपने परिवार या माँ से सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है अगर बिहार साइड का है तो उसकी मातृभाषा भोजपुरी होगी, कोई अगर अलग साइड का है पंजाब का तो मातृभाषा पंजाबी होगी। तो क्या करता है? अपनी हिंदी के कक्षा में, कक्षा दूसरी का बच्चा, आप ध्यान देंगे, दूसरी का बच्चा बोलता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अरे यहाँ पे आकर ये भाषा बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो आगे क्लास में, ऐसे कैसे होगा? पंजाबी बोल रहे हो। तो आप क्या करेंगे? आप उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, या फिर उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, या बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे, या उसे डांटेंगे कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। कोई मलयालम बोलता है बच्चा, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, तो आप देखेंगे तो उसको क्या करेंगे? अनदेखा कर देंगे? नहीं,
उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, या बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि मातृभाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो, यहाँ पे स्कूल में आए हो तो यहाँ पे सबसे सटीक बच्चों को क्यों, बाकी बच्चों को क्यों कहेंगे, बाकी बच्चे पढ़ने आए हैं तो बैठ के मातृभाषा क्यों सीखेंगे। और डांट देंगे तो बच्चा जो है उसका जो मनोबल है वो कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो बच्चा अभी जान नहीं रहा है, धीरे धीरे वो सीखेगा, मातृभाषा से हमारी राजभाषा की ओर आएगा। चलिए आते हैं 103। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। कौशल के साथ साथ ये क्या दिया, उपकौशल। अनिवार्य क्या है, नहीं है। क्या है, भाषा की संरचना की समझ अनिवार्य नहीं है, भावनात्मक संबंध अनिवार्य नहीं है, कि वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य नहीं है, या अनुमान लगाने का कौशल या अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे अनिवार्य नहीं मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि नहीं है। तो यहाँ पे भाषा की संरचना की समझ जरूरी है, भावनात्मक संबंध ये भी जरूरी है, वर्णमाला याद करने का कौशल ये होगा आपका आंसर कि नहीं है, जो जरूरी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 पर आते हैं। द्विभाषिक 104 द्विभाषिक बच्चे डैश 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 विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो आपको ये दोनों का यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फील करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि द्विभाषिक बच्चे संक्रियात्मक विकास या केंद्रित चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, या संज्ञात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और सीमित चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो सीमित तो होगा नहीं, क्योंकि जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं, दो भाषा जानते हैं, उनके में अलग टैलेंट है, तो सीमित होंगे नहीं। और यहाँ पर दिया है कि केंद्रित होंगे। केंद्रित मतलब एक ही जगह वहाँ पे वो अपना ध्यान रखेंगे, तो केंद्रित भी तो नहीं रहेंगे। केंद्रित यहाँ पर देख के यहाँ पर काट देंगे। संज्ञात्मक और विस्तृत, बिल्कुल संज्ञात्मक और विस्तृत होगा, क्योंकि बच्चा दो भाषा में बात करता है, वो दो अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, तो जिससे सामाजिक सहिष्णुता बढ़ेगी। अगर बच्चा हिंदी बोलता है तो हिंदी के लोगों से बात कर सकता है, और अगर इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश के जो लोग बोलने वाले हैं उनसे भी वो बात कर सकता है, और इससे सामाजिक सहिष्णुता क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन डी संक्रियात्मक और सीमित नहीं, सीमित भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा। तो चलिए गाइड्स, अब आप लोग ये अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं जल्दी ही आपके साथ मिलूँगी और मैं तुरंत वीडियो लाकर आपको दूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, चैनल का बेल आइकन दबा देंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को अब आपके ऊपर है, आपका मन करेगा तो कर दीजिएगा। और वैसे तो मुझे तो पता ही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करेंगे ही, क्योंकि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।